जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप? पिछली कुछ कक्षाओं से हम शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 कौशल पढ़ चुके हैं। 2 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? श्रवण कौशल और भाषण कौशल। आज हम पठन कौशल की बात करते हैं। आइए जरा, ये रहा और ये पहुंचे और ये रहा पठन कौशल। कौन सा कौशल? पठन कौशल। कल जब हम भाषण कौशल की बात कर रहे थे तो हमने आपको आगाह किया था कि पठन और वाचन में एक अंतर होता है। अंतर क्या होता है जी? वाचन भाषा के बाह्य स्वरूप पर निर्भर करता है। आप पढ़ रहे हैं, आपको अर्थ समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, वो क्या है जी? वाचन। लेकिन आप पढ़ भी रहे हैं, अर्थ भी समझ रहे हैं और भाव भी समझ रहे हैं, तो क्या है जी? पठन है। क्या है? पठन प्रक्रिया है। ठीक है भाई, आपको जो विषय वस्तु मिली, जो भी मुद्रित विषय वस्तु मिली, लिखित विषय वस्तु मिली, आपने उसको पढ़ा, पढ़ करके आपने उसका अर्थ भी समझा। अर्थ ग्रहण, और अर्थ ग्रहण के साथ साथ भाव ग्रहण भी शामिल किया। तो ध्यान देना, पठन में अर्थ ग्रहण ही नहीं अपितु भाव ग्रहण भी शामिल होता है। ठीक है भाई, मैंने कल भी कहा था, बहुत से विद्वान भाषण कौशल को ही वाचन कौशल कहते हैं, इसको पठन कौशल कहते हैं। और उसमें हमें केवल बोलना रहता है। इसमें बोलना तो है ही है, पढ़ना तो है ही है, पढ़ करके उस विषय वस्तु का क्या समझना है, अर्थ भी समझना है। पठन के कई कई प्रकार होते हैं। जैसे एक तो होता है आपका चित्र पठन। कौन सा पठन है? चित्र पठन। एक होता आपका शब्द पठन, एक होता आपका शाब्दिक पठन, एक होता आपका चिंतनात्मक पठन, और एक होता है आपका चिंतनात्मक पठन, और एक होता आपका सृजनात्मक पठन। तो पठन के भी कई स्वरूप होते हैं। देखो, पठन के अंदर आपका चिंतन और मनन आवश्यक है। पठन में आप चिंतन भी करेंगे, पठन में आप मनन भी करेंगे। तो चित्र पठन क्या है? जैसे कल ही हम देख रहे थे, देखो और कहो विधि की चर्चा हुई। आपके बच्चों के सामने चित्र है भाई, अपने को तो छोटे बच्चों से लेकर के आगे तक पढ़ना है ना। तो चित्र आया, चित्र को देख करके उन्होंने पढ़ दिया। ठीक है भाई, जैसे बाजरे का चित्र है, उन्होंने पढ़ दिया जी बाजरा, अर्थ भी समझे। चित्र शब्द पठन, चित्र पठन। छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना और उनका अर्थ समझना क्या है? शब्द पठन। शाब्दिक पठन क्या है? जो सामासिक पदावली है भाई, जैसे कोई समस्त पद आता है तो समस्त पद से में बहुत से पद लुप्त भी तो हो जाते हैं भाई। समास विग्रह से सामासिक पद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। तो समास विग्रह से सामासिक पद बनाते हैं तो उसके बीच में आए हुए बहुत से पद गायब भी तो हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सामासिक शैली को हमेशा जटिल समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत से पद तो बीच में से गायब हो रखे हैं। अब आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप उन सबका अर्थ समझ पाए। अरे एक सामान्य से उदाहरण दे, रसगुल्ला, शब्द तो 2 ही है रसगुल्ला, लेकिन इसमें कितने शब्द गायब? रस में डूबा हुआ गुल्ला। ठीक है भाई, समझे ना आप? ये तो सामान्य शब्द है, लेकिन जैसे शब्द बोला मैंने तुलादान, क्या बोला? तुलादान। अब सामने वाला मेधावी होगा तभी तो अर्थ समझ पाएगा भाई। तुला से बराबर तोल कर दिया जाने वाला दान। तो इस निहित अर्थ को कौन समझ पाएगा भाई? ये सामान्य विद्यार्थी तो नहीं समझ पाएगा, कोई पहली दूसरी का बच्चा थोड़ी समझ जाएगा तुलादान क्या है। ये सामासिक पदावली है। तो सामासिक पदावली का अर्थ समझना क्या है जी? शाब्दिक पठन। फिर अगला शब्द क्या है? चिंतनात्मक पठन। कौन सा पठन है? चिंतन करना भाई। आपके पास जो भी विषय वस्तु है, आपने उसको पढ़ा, उस पर चिंतन मनन किया, उसके कार्य कारण संबंधों को समझा, भावार्थ तक पहुंचे और इसका क्या कारण रहा होगा वहां तक पहुंचे। ये कौन सा पठन है? चिंतनात्मक पठन। फिर अगला कौन सा है जी? सृजनात्मक। जैसे आप याद कीजिए 10वीं 12वीं में आपके अंग्रेजी और संस्कृत में एक प्रश्न आता था जिसमें कुछ चित्र दिए हुए आते थे और उन चित्रों को देख करके आपको स्टोरी राइटिंग करनी होती थी। आता था ऐसा? आता था जी? आता था ऐसा? स्टोरी राइटिंग करनी होती थी आपको। तो आपने चित्र को देखकर सृजन किया, आपने चित्र को देखकर कल्पना की, तो ये कौन सा पठन हो गया भाई? आपके पास तो चित्र ही है, उसके पीछे की विषय वस्तु को तो आपने ही समझा है, आपने ही अपनी कल्पना के सहारे उसको मूर्त रूप दिया है। वो कौन सा पठन होता है? सृजनात्मक पठन। कौन सा पठन होता है? सृजनात्मक पठन। अब छपी हुई विषय वस्तु को आप पढ़ रहे हैं
तो पठन की गति भी निर्भर करती है, ठीक है, कि आपकी गति कितनी है। अब पठन की गति का यदि बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो जैसे आपने पुस्तक पकड़ रखी है अपने हाथ पे, है, सीधी हथेली से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, है, आंखों से 1 फीट की दूरी पर बाएं हाथ में अपने पुस्तक पकड़ रखी है, ठीक है। अब देखना, जब भी आपके हाथ में कोई पुस्तक होती है आपकी दृष्टि एक जगह पड़ती है, एक एक शब्द पर थोड़ी पड़ती है। जब आप निपुण हो जाते हो तब की बात कह रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपकी दृष्टि एक ही जगह पड़ती है, उसको बोलते हैं दृष्टि बिंदु या दृष्टि केंद्र। क्या बोलते हैं? दृष्टि बिंदु और दृष्टि केंद्र। अब आपकी आंखें एक साथ 10-15 शब्दों को स्कैन करती नहीं करती। आप ऐसे जब अच्छी तरह से निपुण हो जाते हो, मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य है, ये चित्र पठन है, तो आप अलग अलग थोड़ी पढ़ते हो, चित्र पठन, ऐसा थोड़ी, एक साथ आपकी आंखें कैप्चर करती है बहुत सी बिंदु को, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि परिधि। क्या बोलते हैं? दृष्टि परिधि। फिर आपने जैसे उसको स्कैन करके पढ़ दिया, आपकी आंखें अगले दृष्टि केंद्र पर चली जाएगी, अगले दृष्टि केंद्र पर फिर 10-15 शब्दों को एक साथ आप देखेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। इन एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी को बोलते हैं दृष्टि विराम। क्या बोलते हैं? दृष्टि विराम। तो जितना दृष्टि विराम अधिक होगा उतनी पठन की गति भी अधिक होगी। भाई एक साथ आप 3-4 शब्दों को देखते हैं या एक साथ आप 10-15 शब्दों को देखते हैं, निर्भर तो करेगा ना, उतनी आपकी पठन की गति भी बढ़ती जाएगी। अब पठन के प्रकार, एक तो बोल करके पढ़ना, एक चुप रह करके पढ़ना, ठीक है। बोलकर पढ़ने को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन, ठीक है। इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। मौन पठन वाला मसला थोड़ा सा गंभीर रहता है, इसमें विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मौन पठन क्यों जरूरी है? देखो, मौन पठन में हम चिंतन करते हैं, हम गंभीर रहते हैं और गंभीरता के साथ अध्ययन करते हैं मौन पठन के अंदर। अब मौन पठन कब से चालू करनी चाहिए, इसको लेकर के विद्वानों में मतांतर है। कौन सी कक्षा से? देखो, मौन पठन में क्या होता है, आपको वो विषय वस्तु पढ़नी भी है और मन ही मन उसको समझना भी है, मन ही मन उसको आत्मसात करना है। तो मन ही मन आत्मसात करते समय हो सकता है आप सो जाओ, मन ही मन पढ़ते समय थोड़ी देर में जी मचलाने लगता है, जी गुड़ जाता है, अरे यार बंद कर गए, ऐसे कर जाता है व्यक्ति, जी गुड़। जैसे कई मेरे जैसे लोग लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा तो जी गुट जाए, वहां एकदम शाने शाने बैठे रहना, शाने हम रह ही नहीं सकते, स्वभाव ही नहीं है ऐसा, ठीक है, वहां नहीं पढ़ा जाता। मौन पठन के लिए बेहद गंभीरता की जरूरी है। मौन पठन में होठ भी नहीं हिलने चाहिए, ये ध्यान देना। कई लोग मौन पठन पढ़ते तो हैं, ये क्या है, ये गुणु ऐसा, ठीक है, होठ भी नहीं हिलने चाहिए। तो कई लोग फिर क्या होते हैं, होठों को तो ऐसा बंद कर लेते हैं, अंदर ही अंदर जीभ हिलती रहती है, अंदर ही अंदर उच्चारण होता है। देखो एकदम डेप्थ में जाइए आप, हम ऐसे चुपचाप पढ़ते तो हैं लेकिन मन ही मन उच्चारण करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना। आंखें और मस्तिष्क का ही संबंध होना चाहिए, उसमें वागेंद्रियों वाले इस पूरे इलाके का कोई काम ही नहीं है जी। समझ रहे हैं आप इस बात को? मौन पठन का लाभ क्या है? अरे भाई, आप बोल करके पढ़ेंगे तो तकरीबन 1 मिनट में 160 के आसपास शब्दों को पढ़ पाएंगे आप मौन पठन में पढ़ रहे हैं तो आप 240-50 शब्द 1 मिनट में पढ़ डालेंगे आप। अब 6 घंटे आपको सस्वर पठन करना है तो आपकी वागेंद्रियां थक जाएंगी, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन मौन पठन में आंखें दुख सकती है, बाकी आपकी वागेंद्रियां बड़ी थकान नहीं देगी, ये अपेक्षाकृत उससे तो कम ही थकान होने वाली है, ठीक है। अब मौन पठन को कई प्रकारों में बांट दिया जाता है, कब से चालू किया जाए, मैं इस बिंदु पे बात कर रहा था। पहली दूसरी का बच्चा मौन पठन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो विद्वानों का एक मत है कि तीसरी कक्षा से मौन पठन की शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए। आरंभ, समझे ना, बच्चे में आदत डाल देनी चाहिए। कोशिश एकदम से तो नहीं सीख पाएगा, ठीक है, धीरे समय लगेगा। मौन पठन तो महाराज लोग ग्रेजुएशन तक नहीं सीख पाते, ठीक है। तीसरी कक्षा से मौन पठन की शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए, ठीक है। और बाद में चौथी 5वीं में और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और 6वीं कक्षा तक आते आते सस्वर वाचन की बजाय मौन पठन पर अधिक बल दे देना चाहिए। समझ में आ गया? तीसरे से आरंभ कर दो और 6वीं से उस पर ज्यादा बल दे दो, ठीक है, उसको हटाते जाओ, क्योंकि 5वीं तक आते आते बच्चा सस्वर वाचन में तो निपुण हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और माध्यमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन होना ही नहीं चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं में, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े बच्चे होते हैं, बूढ़े बच्चे होते हैं, ठीक है। अब उनको बुलवाओ तो उनको ऐसे लगेगा ये तो हमारी तौहीन हो रही है, हम छोटे छोटे बच्चों की तरह कैसे बोले, उनका गुरूर जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ करता है, ठीक है। हाँ, समझना आप इस बात को, ठीक है। इसका मतलब माध्यमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि बच्चा निपुण हो चुका है। मौन पठन, हम मौन पठन को 3 भागों में बांट लेते हैं अपन। एक तो मान लीजिए हमने आपको पढ़ने के लिए दिया, कोई साहित्य दिया, ठीक है, या कोई कबीर मीरा की कविता दे, ठीक है, व्याख्या समझनी है उसको, उसका भावार्थ समझना है, तो आपको बहुत गहराई के साथ पढ़ना पड़ेगा। उसको हम क्या बोल सकते हैं, गहन अध्ययन निष्ठ पाठ, बहुत गहराई के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो है जी, गहन, गहन मानी गहराई के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को समझते हुए, उसके कार्य कारण संबंधों को माइंड में क्लियर करते हुए आप ऐसे पढ़ेंगे, वो गहन अध्ययन निष्ठ पाठ है। अब मैंने आपको एक समाचार पत्र पकड़ाया, या कहानी की कोई किताब पकड़ाई, या उपन्यास पकड़ाया, आपकी गति बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मन में रहेगा कथा वस्तु का विकास कैसे हुआ, ये मैं जल्दी जल्दी देखूं, ठीक है। कोई चीज नहीं भी ध्यान में आ रही, बहुत से शब्दों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे, फटाफट फटाफट निपटा देंगे। वो कौन सा पाठ है जी, द्रुत। वो कौन सा पाठ है, द्रुत मानी तेज, द्रुत मानी तीव्र गति। अब एक होता है, बहुत अद्भुत कला होती है एक मौन पठन की, विहंगावलोकन। कौन सा अवलोकन है, विहंगावलोकन, पक्षी के तरह अवलोकन। अरे भैया, आपने जैसे बीच में कुछ कंकड़ डाल रखे हैं, समझना इस बात को, मैं गहराई के साथ स्पष्ट कर दूं, और उन कंकरों के बीच में गेहूं के दाने भी है। अब कबूतर आया है, ठीक है, वो कबूतर उन कंकड़ों को छोड़ जाएगा और गेहूं के दानों को फटाक 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 उठा करके चला जाएगा। ऐसे उनकी चोंच देखना है, मशीन की तरह चलती है जी। विहंगावलोकन भी ऐसा ही, पक्षी की तरह अवलोकन करना। कैसे, आपकी पुस्तक है, पुस्तक का आप पन्ना पलटते जा रहे हैं, काम काम की विषय वस्तु को माइंड में अंडरलाइन करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बाकी छोड़ते जा रहे हैं। अब फटाफट फटाफट, मान लीजिए आपको कोई पुस्तक दी, उस पुस्तक में आपको अपने काम की कोई चीज ढूंढनी है, किसी ने कहा इस बिंदु को ढूंढो, आपने वो पुस्तक पहली बार देखी है, ठीक है, आप फटाफट पन्ने पलटते जाएंगे और एक पूरे पेज को एक साथ स्कैन करेंगे, हाँ भाई इसमें तो अपने काम की नहीं, इसमें तो काम की नहीं, आज ये 2 पंक्ति काम की, अंडरलाइन करके आगे बढ़ गए। तो ये भी अपने आप में क्या होती है, एक कला होती है, एक कौशल होता है विहंगावलोकन का। नोट्स बनाने में विहंगावलोकन काम आता है। जब आपके सामने 8-10 पुस्तकें पड़ी हो और आप लिख रहे हो, एक एक शब्द को पढ़ करके थोड़ी आप आगे बढ़े, वहां भी आपका विहंगावलोकन काम आएगा। महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन किया और आगे बढ़ गए। खास तौर पे ये विहंगावलोकन बच्चे किताब खरीदते समय अपनाते हैं। उनको पता नहीं वो विहंगावलोकन कर रहे हैं, करते करते तो बावड़ा पड़ा ही है, ठीक है। मान लीजिए किताब, उससे कहा भैया किताब देना, भैया लाएंगे 5-7 किताबें, फिर उसके पन्ने पलटेंगे, जैसे ये पूरा स्कैन ही कर रहे हो ना, 5-7 पन्ने पलट लिए, उसमें काम काम की चीजें देखते हैं, कई तो बाकी ऐसे बाद में रख देते हैं, उसको ही पूछते हैं भैया अच्छी कौन सी है, तो फिर काय को दुख पाए, इतनी किताब का देखिए, उसी को पूछना है। तो ऐसे ही होता है किताब खरीदते समय, ज्यादातर लोगों के साथ यही घटना घटित होती है, ठीक है। तो मौन पठन को हमने 3 भागों में बांटा, कौन कौन सा, अरे बोलो, गहन अध्ययन निष्ठ पाठ, बहुत गहराई के साथ पढ़ना, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए। दूसरा कौन सा है जी, फटाफट 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 निपटा देना, आनंद लेते हुए। अब समाचार पत्र में एक एक थोड़ी पढ़ोगे आप जी, मंत्री पुत्र ने इतने रुपए की रिश्वत ली, ठीक है, और आरोपी का नाम क्या है, अभियोगी का नाम क्या है, ऐसा एक एक शब्द थोड़ी ना देखोगे, ठीक है, आप नहीं देखोगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। और ये कौन सा है, खास तौर पे अखबार पढ़ते समय अपन विहंगावलोकन ही अपनाते हैं। वैसे तो समाचार पत्र में द्रुत पाठ होता है, अखबार में अपन हर खबर नहीं पढ़ते, पूरे पन्ने को एक साथ स्कैन करते हैं, एक तो जो जिसको जैसी अच्छी लगती है, ठीक है, वो उसको पकड़ लेता है, भाई ये क्रिकेट वाली खबर है, वो तुरंत उसका ध्यान दे जाएगा। अच्छा सचिन तेंदुलकर की खबर, वो उसका तुरंत ध्यान जाएगा। अच्छा मोदी जी के यहाँ, तो उसको पढ़ेगा। राहुल गांधी जी के, उसका ध्यान सीधा वहीं जाएगा, ठीक है। विहंगावलोकन अपन तो वही अपनाते, पूरा अखबार कौन पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो ये मौन पठन के कई चीजें हैं, मैं आपको कई चीजें समझाऊंगा, लिख लो वरना समझाने में समय निकल जाएगा। ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन्हें मैं बालकों को बताऊं, हमारे पास ये विद्यार्थी इतने तेजस्वी यशस्वी है, न तो खुद सोने देते हैं, न तो खुद सोते हैं, न सोने देते हैं। बताइए, ये इतना पढ़ते हैं आजकल, इनके पता नहीं भूत सवार और कब पढ़ाई का, पूरे पर्यायवाची याद कर रखे हैं इन्होंने। बताइए क्या बात करते हो। हाँ, अब आपने कर रखे कि नहीं कर रखे, आप सोच लेना, ठीक है। लिखो, पठन कौशल पढ़ो। लिखित सामग्री को, ये सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे पहुंच जाते हैं महाराज, जब दुनिया नींद से नहीं जागी होती, ये आ जाते हैं। ये पता नहीं नहा के आते हैं या नहीं, वो अलग विषय है। हाँ लिखो, लिखित सामग्री को, लिखित सामग्री को पढ़ते हुए, लिखित सामग्री को पढ़ते हुए
उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहते हैं। लिखित सामग्री को ग्रहण करते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहते हैं। लिखित सामग्री को ग्रहण करते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहते हैं। हाँ, लिखित सामग्री को पढ़ते हुए, पढ़ेंगे तभी तो अर्थ ग्रहण करेंगे। लिखित सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, पठन में अर्थ व भाव ग्रहण भी सम्मिलित होता है। पठन में अर्थ व भाव ग्रहण भी सम्मिलित होता है। पठन में अर्थ व भाव ग्रहण भी सम्मिलित होता है। अब एक नोट लगाइए जनाब, नोट में लिखिए, वाचन में भाषा के केवल बाह्य रूप पर ही ध्यान रहता है। वाचन में भाषा के केवल बाह्य रूप पर ही ध्यान रहता है। वाचन में भाषा के केवल बाह्य रूप पर ही ध्यान रहता है, किंतु पठन में बाह्य रूप के साथ साथ उसका अर्थ समझना भी आवश्यक होता है। बाह्य रूप के साथ साथ उसका अर्थ समझना भी आवश्यक होता है। ठीक है, अब अगली पंक्ति में लिखिए, पठन के प्रकार। स्पष्ट हो गया वाचन और पठन का अंतर। वाचन में केवल पढ़ देना है, पठन में पढ़ना भी है, अर्थ भी समझना है, और अर्थ से एक कदम आगे चलते हुए भाव भी समझना है। ठीक है, पठन के प्रकार है। पठन के सोपान भी होते हैं, 4 चरण होते हैं पठन के। पहले देखो, पहले लिखिए चित्र पठन। चित्र पठन में क्या होगा, बोलो? चित्रों के माध्यम से पढ़ना। तो लिखो, चित्रों के माध्यम से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। चित्रों के माध्यम से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। चित्रों के माध्यम से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखिए शब्द पठन। शब्द पठन भाई, एक एक छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना और उनका अर्थ समझना। तो लिखिए, छात्रों का लिखित या मुद्रित मानी क्या होता है? छपे हुए। वाह, क्या बात है, साधु साधु। छात्रों का लिखित या मुद्रित शब्दों को देखकर, छात्रों का लिखित या मुद्रित शब्दों को देखकर उच्चारण करना। ठीक है, लिखित या मुद्रित शब्दों को देखकर उच्चारण करना। अगला लिखिए शाब्दिक पठन। ये क्या है भैया? सामासिक पदों को पढ़ना। भाई, सामासिक शैली क्या मानी जाती है? जटिल। उसमें बहुत सी चीजें गायब रहती है, तो आपको वो भी समझनी होती है। अरे भाई, शब्द एक आता है, 5-6 शब्दों से मिलकर के बना होता है, तो वो 4-5 शब्दों तक भी आपको पहुंचना होता है। सामासिक शैली जटिल होती है। और एक चीज और बताऊं, संस्कृत में तो सामासिक शैली बड़ी जटिल होती थी, अर्थ समझने में बड़ा परेशानी होते थे। भारवे अर्थ गौरवम, जैसे भारवी की भाषा शैली,
अर्थ गौरव कहा जाता है उनको, ठीक है। उनके अर्थ को समझने में बड़ा जोर आता था। सुबंधु, सुबंधु, सुबंधु ने बड़ी जटिल भाषा शैली का प्रयोग किया है। बाण भट्ट ने कादंबरी के अंदर सुकनाशोपदेश में जो भाषा शैली ली है, प्रभु साधु साध, ठीक है। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति में एक ही शब्द वो आपस में जुड़े हुए, क्योंकि पहले भाषाएं संयोगात्मक रूप में होते थे, जोड़ करके लिखा जाता था पदों को, आजकल तोड़कर लिखा जाता है। ध्यान देना, पहले भाषाएं संयोगात्मक अवस्था में थी, आज भाषाएं वियोगात्मक अवस्था में। पहले शब्दों को जोड़कर लिखने की प्रक्रिया थी, आजकल अलग अलग लिखने की प्रक्रिया है। पहले भाषा की शुद्धता और परिमार्जन पर अधिक ध्यान दिया जाता था, आजकल भाषा के सरलीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बातें जी बहुत है, बातें हैं बातों का। देखो शाब्दिक पठन, सामासिक पदों को समझकर, सामासिक पदों को समझकर, सामासिक पदों को समझकर, सामासिक पदों को समझकर उनका शाब्दिक अर्थ समझ लेना, उनका शाब्दिक अर्थ समझ लेना, शाब्दिक पठन कहलाता है। सामासिक पदों को समझकर उनका शाब्दिक अर्थ समझ लेना शाब्दिक पठन कहलाता है। ठीक है जी। अगला देखिए, चिंतनात्मक पठन। चिंतनात्मक पठन, चिंतनात्मक पठन क्या होगा? बोलो। चिंतन भी करना होगा। भाई कोई कार्य हुआ है, उस कार्य के कारण तक को समझ लेना, कार्य कारण संबंध को मन में स्पष्ट कर लेना, उस पर चिंतन करना, उसकी समीक्षा कर लेना, उसके मूल्यांकन तक की स्थिति तक पहुंच जाना, कौन सा पठन है जी? चिंतनात्मक पठन। तो लिखिए, जिस पठन में वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आए, जिस पठन में वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आए, जिस पठन में वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आए और कार्य कारण का भाव स्पष्ट हो जाए, और कार्य कारण का भाव स्पष्ट हो जाए, और कार्य कारण का भाव स्पष्ट हो जाए, चिंतनात्मक पठन कहलाता है। कार्य कारण का भाव स्पष्ट हो जाए, चिंतनात्मक पठन कहलाता है। सृजनात्मक पठन, अगले नंबर पर सृजनात्मक पठन क्या होगा? सृजनात्मक, अरे भाई चित्रों को देखकर अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से सृजन करना, सृजन मानी क्रिएशन करना, ठीक है, रचना करना। तो लिखिए, चित्रों को देखकर अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार, चित्रों को देखकर अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार उस पर कुछ वाक्य या कहानी लिखना, उस पर कुछ वाक्य या कहानी लिखना। चित्रों को देखकर अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार उस पर कुछ वाक्य या कहानी लिखना, ठीक है। इसमें रचना प्रधान प्रवृत्ति होती है, इसमें रचना प्रधान प्रवृत्ति होती है। भाई इसमें रचना ही करना होता, इसमें रचना प्रधान प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ये सब हो गए पठन। देखिए, पठन प्रक्रिया के सोपान, पठन प्रक्रिया के सोपान, कि पठन के कितने चरण हैं, पठन प्रक्रिया के कितने सोपान हैं।
4 चरण। आप कोई विषय वस्तु पढ़ते हैं तो इसके कितने चरण होते हैं? 4। कितने? 4। देखना, समझना। पहले चरण का नाम क्या है? प्रत्यभिज्ञान। क्या नाम है? ये क्या होता है भाई? जैसे ही आपके सामने कोई विषय वस्तु आई, आपने उसको जैसे ही पढ़ा, पढ़ते ही आपके मन में उसका एक बिंब बन जाएगा, एक चित्र सा बन जाएगा। वो बनेगा आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर। किसके आधार पर? पूर्व। भाई आप उन शब्दों का अर्थ समझते हैं तभी तो उसका मानसिक बिंब बन जाएगा। तो विषय वस्तु को पढ़ते ही मानसिक बिंब बन जाना, वो क्या है? प्रत्यभिज्ञान। क्या है? दूसरा होता अर्थ ग्रहण। क्या होता है भाई? अब आपने इसमें चिंतन किया, आपने उसका अर्थ भी समझा और आपने उसका भाव भी समझा। तीसरा होता है फिर मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। अर्थ और भाव समझने के बाद आपने उसके गुण दोषों की चर्चा की और मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करके उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति कि भाई इसमें ये त्रुटि रही है, ये इसका वैशिष्ट्य है, इसका ये अर्थ निकलता है, ये इसका भाव है, इसमें ये संबंध है, इसकी और व्याख्याएं। ठीक है। और फिर चौथा बिंदु होता है अनुप्रयोग। क्या होता है? अनुप्रयोग। अब देखना, ये बड़ी बात कह रहे हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। अब आपने कहानी पढ़ी, कहानी है ईमानदारी की। अब आपने उसके एक निष्कर्ष निकाला अंत में कि जीवन में ईमानदारी बरतनी चाहिए, जीवन पवित्रता के साथ और उज्जवल चरित्र के साथ जीना चाहिए। आपने उसका निष्कर्ष निकाल दिया। ठीक है। अब आपने उस निष्कर्ष को यदि अपने जीवन के व्यवहार में शामिल नहीं किया तो आपने पठन ही नहीं किया। पढ़ा है और आपने कोई निचोड़ निकाला है तो आपको अपने व्यवहार में उसका अनुशीलन करना होगा। ठीक है। तो आपने क्या किया है? पठन किया। तो पठन की अंतिम अवस्था क्या है जी? अनुप्रयोग। आपने व्यवहार में कितना ढाला? अब सोचिए, हम पठन में कितने निपुण हैं, आज तक हमने कितनी चीजें पढ़ी है, हमारे व्यवहार में वो कितनी शामिल है। इससे पता चलता है कि हम कितना पढ़ते हैं। पठन का मतलब समझ रहे हैं आप इस बात को? पठन की अंतिम अवस्था का नाम क्या है? अनुप्रयोग। कि आपने जो सीखा है उस सीखे हुए को व्यवहार में ढाला या नहीं ढाला। तो पठन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। पठित विषय वस्तु को देखते ही मानसिक पटल पर बिंब बन जाना कौन सा चरण है? अब आप उसका क्या निकालेंगे? अर्थ निकालेंगे, उसके भाव को समझेंगे, वो क्या है? अर्थ ग्रहण। फिर आप उसके गुण दोषों की विवेचना करेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। और फिर आपने उससे जो निष्कर्ष निकाला है, जो कुछ सीखा, उसको अपने जीवन के व्यवहार में भी शामिल, वो कौन सा चरण है? समझ में आ गई? तब कहते हैं कि पढ़ाई व्यक्ति के जीवन को बदल देती, क्योंकि पढ़ाई का अंतिम चरण क्या होता? व्यवहार में बदलाव। अरे भाई, हमने सीखा सत्य बोलना हमें अभिष्ट है, सत्यम वद प्रियम वद अप्रियम सत्यम मा वद, ऐसा सीखा। अब हम फिर भी दिन भर झूठी झूठ बोलते जाएं, इसका मतलब हमने पढ़ाई नहीं। ठीक है। हमने पढ़ा कि ईमानदारी व्यक्ति के जीवन का आभूषण होता है, हम दिन भर बेईमानी करते जाएं, हमने पढ़ाई नहीं। हमने नमक का दारों का पाठ पढ़ा, पंडित अलोपीदीन की ईमानदारी पढ़ी, वो पंडित अलोपीदीन ही थे ना। ठीक है। ईमानदारी पढ़ी, फिर भी जीवन में बेईमानी करते जाए, हमने वो कहानी पढ़ी नहीं। आपने देखा होगा हर कहानी के अंत में एक मौलिक शिक्षा होती थी। हर कहानी के अंत में एक मौलिक शिक्षा होती थी। उस मौलिक शिक्षा का मतलब क्या होता था? कि हम उस कहानी को पढ़ें और उसके अर्थ को समझें और उसकी सीख को जीवन में शामिल करें। फिर लोग तभी तो कहते हैं कि पढ़ाई जीवन को उत्कर्ष की ओर लेकर के जाती है, पढ़ाई दानव से मानव बना देती है, पढ़ाई पशु से मानव और मानव से देवत्व तक लेकर के जाता है। क्या? ज्ञान। तो केवल पढ़ने से थोड़ी होता है, पढ़ करके उसको आत्मसात करके। देखो, दो शब्द होते हैं, देखो शब्दों का खेल है प्रभु, क्या बात करते हैं आप। इधर देखो, एक तो होता है क्या? अध्ययन, और एक होता अध्यवसाय। क्या होता है? अध्यवसाय। अध्ययन तो हम करते हैं लेकिन हम अध्यवसाय नहीं करते। हम अनुकरण तो जो गुरुजी पढ़ा रहे उसका अनुकरण नकल के तौर पर करते हैं, लेकिन उसका अनुशीलन नहीं करते, उसको अपने व्यवहार में शामिल नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए हम पढ़ करके भी बहुत सी बार पढ़े लिखे डेस रह जाते हैं। आगे लिखिए। पठन प्रक्रिया के सोपान, 4 सोपान होते हैं। 4 सोपान। पहले सोपान का नाम लिखिए प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान लिखो, लिखो, लिखो। शब्द की रचना, शब्द की रचना तथा उच्चारण रूपों को समझकर
शब्द की रचना तथा उच्चारण रूपों को समझकर, शब्द की रचना तथा उच्चारण रूपों को समझकर उसके स्पष्ट मानसिक बिंब की रचना, शब्द की रचना तथा उच्चारण रूपों को समझकर उसके स्पष्ट मानसिक बिंब की रचना ही प्रत्यभिज्ञान है। शब्द की रचना तथा उच्चारण रूपों को समझकर उसके स्पष्ट मानसिक बिंब की रचना ही प्रत्यभिज्ञान है। मानसिक बिंब की रचना ही प्रत्यभिज्ञान है। अगली पंक्ति में ये किसके आधार पर होगा प्रत्यभिज्ञान? अपने पुराने अनुभवों के आधार पर लिखो। अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर, अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर, अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर छात्र पठित सामग्री का बिंब, पठित सामग्री जो पढ़ी है, अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर छात्र पठित सामग्री का बिंब अपने मानस पटल पर, पठित सामग्री का बिंब अपने मानस पटल पर तुरंत ही बना लेते हैं, अपने मानस पटल पर तुरंत ही बना लेते हैं। अर्थात पठित विषय वस्तु, अर्थात पठित विषय वस्तु, अर्थात पठित विषय वस्तु उनको, अर्थात पठित विषय वस्तु उनको तुरंत ही, पठित विषय वस्तु उनको तुरंत ही ग्राह्य हो जाती है, तुरंत उसको ग्रहण कर लेते हैं। पठित विषय वस्तु उनको तुरंत ही ग्राह्य हो जाती है, यही प्रत्यभिज्ञान है। पठित विषय वस्तु उनको तुरंत ही ग्राह्य हो जाती है और यही प्रत्यभिज्ञान है, यही प्रत्यभिज्ञान है। समझ में आ गया भाई? जो कुछ पढ़ा, पढ़ते ही मन में उसका एक चित्र सा बन जाना, ये हमारे पूर्व अरे भाई हम जैसे हम पढ़ रहे हैं, एक कौवा था, उसको प्यास लगी थी, एक जग के पास आकर के बैठा, पास में कंकड़ पड़े थे, उसने कंकड़ अंदर डाले। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मस्तिष्क में फिल्म सी बनती जाएगी। यही क्या है? प्रत्यभिज्ञान है। दूसरा बिंदु लिखिए, अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण भाई, प्रत्यभिज्ञान में हमने कोई प्रयत्न नहीं किया समझने का। पूर्व अनुभवों के आधार पर जो सहज विषय वस्तु है वो माइंड में आ गई है। अब हम उस पर चिंतन करेंगे, उसका अर्थ समझने की चेष्टा करेंगे, तो अर्थ ग्रहण सचेष्ट होगा। ठीक है, वो अनायास था, ये सायास होगा। लिखिए, पठित सामग्री में, पठित सामग्री में, पठित सामग्री में निहित अर्थ को, पठित सामग्री में निहित अर्थ को भली भांति समझना ही अर्थ ग्रहण है। पठित सामग्री में निहित अर्थ को भली भांति समझना ही अर्थ ग्रहण है, अर्थ ग्रहण है। अगली पंक्ति में लिखिए, अर्थ ग्रहण में, अर्थ ग्रहण में पाठ का चिंतन, अर्थ ग्रहण में पाठ का चिंतन, मनन, अर्थ ग्रहण में पाठ का चिंतन मनन छात्रों के द्वारा, छात्रों के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। अर्थ ग्रहण में पाठ का चिंतन मनन छात्रों के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, आपने जो कुछ पढ़ा, अब आपने उस पर चिंतन किया, विचार किया। ठीक है, ये क्या होगा? अर्थ ग्रहण में। अब तीसरा बिंदु क्या है प्रभु? मूल्यांकन व प्रतिक्रिया। क्या है? मूल्यांकन व प्रतिक्रिया।
और आप चिंतन मनन करोगे तभी तो प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाएंगे। तो आपने अर्थ ग्रहण में चिंतन मनन किया, अब आप उस पर अपने क्या व्यक्त करेंगे, राय व्यक्त करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसके गुण दोषों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, इसमें ये त्रुटि रह गई, ये इसका वैशिष्ट्य है, इन सब बातों को तो लिखिए मूल्यांकन व प्रतिक्रिया। लिखिए छात्र पठित विषय वस्तु का, छात्र पठित विषय वस्तु का मूल्यांकन कर, छात्र पठित विषय वस्तु का मूल्यांकन कर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। छात्र पठित विषय वस्तु का मूल्यांकन कर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। दे दी प्रतिक्रिया। अब अगला बिंदु क्या आया भैया, अनुप्रयोग। क्या आया, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग ये क्या होगा जी, अब आपने जो विषय वस्तु पढ़ी उसमें जो आदर्श है, उसमें जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको अपने जीवन में उतारा। तो लिखो कि पठित विषय वस्तु में, पठित विषय वस्तु में निहित आदर्शों, पठित विषय वस्तु में निहित आदर्शों, जीवन मूल्यों को छात्र अपने जीवन में उतारे, को छात्र अपने पठित विषय वस्तु में निहित आदर्शों, जीवन मूल्यों को छात्र अपने जीवन में उतारे तो पठन का उद्देश्य पूर्ण होता है। तो पठन का उद्देश्य पूर्ण होता है। तो पठन का उद्देश्य पूर्ण होता है। ठीक है भाई, आपने जो कुछ पढ़ा यदि आपने अपने व्यवहार में शामिल किया नहीं किया तो आप समझें आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस ये बात हो गई। जिंदाबाद। देखो अगले नोट लगाओ, किताब अपनी आंखों से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? अरे 1 फीट दूरी पूछी है मैंने कितनी दूरी पर? 12 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। सीधी हथेली से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पुस्तक होनी चाहिए। बाएं हाथ में पुस्तक होनी, ऐसे सिस्टम से पढ़ना चाहिए। ऐसे कहीं पढ़े पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ये कोई पठन होगा? हमें नींद आएगी। ठीक है, देखो नेत्रों से, एक लड़का था सो करके पढ़ता था, हमेशा लेटे लेटे ही पढ़ता था। अब परीक्षा तो बैठ कर देनी पड़ती, अब उसको कुछ याद ना आए क्योंकि उसकी आदत, उसका माइंड तो तभी काम करे जब वो लेटे। अब वो बेचारा इधर उधर देखने लगा, गुरुजी ने खींच के थप्पड़ मारी, नीचे गिरा। गिरते ही वो पोजीशन आते ही याद आ गया, गुरुजी याद आ गया। ठीक है, इसलिए एनर्जेटिक होकर के बैठा करो। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। लिखो, नेत्रों से 12 इंच की दूरी पर, नेत्रों से 12 इंच की दूरी पर सीधी हथेली से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बाएं हाथ में पुस्तक ग्रहण कर, बाएं हाथ में पुस्तक ग्रहण कर पठन क्रिया करनी चाहिए। पठन क्रिया करनी चाहिए। बाएं हाथ में पुस्तक ग्रहण कर पठन क्रिया करनी चाहिए। पठन, अब ध्यान रखना, वो लेकर के आना चाप, कौन चेक करना पहले तो, और एक वो रखना पित्ता। ठीक है, दूरी चेक करना और उसके बाद में पढ़ना। ऐसे ही पढ़ते रहते। बताओ, एक तो होता सस्वर पठन, एक होता है मौन पठन।
ठीक है। सस्वर पठन को हम कितने भागों में बांट देते हैं भैया? 2 भागों में। एक तो व्यक्तिगत पठन, एक समवेत पठन। समवेत पठन किसको बोलते हैं? सामूहिक पठन को बोल सकते हैं। और मौन पठन को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। एक तो अध्ययन या गहन अध्ययन, गहन अध्ययन, गहन अध्ययन या गंभीर मौन पठन। गंभीरता के साथ पढ़ना, गंभीर मौन पठन। एक हो गया आपका द्रुत पठन, एक हो गया आपका विहंगावलोकन। बना लीजिए। अब इनके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। अकेले पढ़ो और स्पष्ट पढ़ो और जैसा गुरुजी बोले वैसा ही बोलो और उच्चारण कौशल सुधरेगा। और मौन पठन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। बच्चों को अच्छी अच्छी पुस्तकें सजेस्ट करनी चाहिए ताकि उनकी पढ़ने की इच्छा जागृत हो। आप उनको लाइब्रेरी से, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, वो क्या बोलते हैं आप उसको, पुस्तकालय, पुस्तकालय हिंदी में बोलो ना, पुस्तकालय से अच्छी अच्छी पुस्तकें दो उनको। ऐसी बच्चों के स्तर के अनुकूल पुस्तकें दो। चौथी 5वीं को अलग प्रकार की कहानियों की पुस्तक दो। 6वीं 7वीं 8वीं को थोड़ी सी अलग स्टैंडर्ड की पुस्तक दो। 9वीं 10वीं को थोड़े ओपन और अलग स्टैंडर्ड की पुस्तक दो ताकि उनको पढ़ने की आदत पड़े, वो बैठ करके पढ़ना सीखे। गंभीर पठन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। बना लीजिए। पैसा हंसता ही रहो, भगवान करे सदा ही हंसता रहो, मां को बहुत आशीर्वाद है। क्या बात है, वाह वाह। सहस्वर पठन 2 प्रकार का, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। मौन पठन 3 प्रकार का, गंभीर मौन पठन, द्रुत पठन और विहंगावलोकन। अब मैंने बता तो दिया ही इनके बारे में, ठीक है। गंभीर मौन पठन गहराई के साथ पढ़ना, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए चिंतन मनन करते हुए। द्रुत पठन फास्ट फास्ट क्या है, कथा वस्तु का विकास कैसे हुआ। अरे आपको कोई उपन्यास दे दे, उपन्यास में आपको लग सकता है कि 2-4 शब्द समझ में नहीं है तो आप छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। आपके मन में ये रहेगा कि आगे हुआ क्या, मुझे तो ये जानना है, ठीक है। और विहंगावलोकन, अपने काम की विषय वस्तु को लेते हुए और बेकार की विषय वस्तु को छोड़ते हुए। ये भी अपने आप में क्या है, कला है। आप में तो ये कला कूट कूट करके भरी है। अगली पंक्ति में लिखिए, कक्षा 3 से। मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, वैसे बड़ी प्रशंसा भी करता हूं आपके। हाँ, आप ऐसे शंका की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? हाँ, इतना सम्मान करता हूं, बताइए। कक्षा 3 से, कक्षा 3 से सस्वर पाठ के साथ साथ, कक्षा 3 से सस्वर पाठ के साथ साथ, सस्वर पाठ के साथ साथ मौन पठन की शिक्षा, मौन पठन की शिक्षा भी प्रारंभ की जा सकती है। मौन पठन की शिक्षा भी प्रारंभ की जा सकती है। मौन पठन की शिक्षा भी प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है। मौन पठन की शिक्षा भी प्रारंभ की जा सकती है। सेकंड नंबर पे लिखिए, कक्षा 6 से, एक निष्कर्ष के तौर पे लिखवा रहा हूं, कक्षा 6 से मौन पाठ पर, कक्षा 6 से मौन पाठ पर सस्वर पाठ की अपेक्षा, कक्षा 6 से मौन पाठ पर सस्वर पाठ की अपेक्षा अधिक बल देना चाहिए। कक्षा 6 से मौन पाठ पर सस्वर पाठ की अपेक्षा अधिक बल देना चाहिए, अधिक बल देना चाहिए। हो गई बात भैया? अरे भाई, तीसरी से मौन पाठ करना सिखाना चालू करो आप, बच्चे में धीरे धीरे आदत पड़ेगी, ठीक है। और 6वीं से फिर सस्वर पाठ को धीरे धीरे कम करते जाओ और मौन पाठ पे अधिक बल देते जाओ। माध्यमिक कक्षाओं तक आते आते सस्वर पाठ को हटा दो और केवल मौन पाठ पर क्या दीजिए, बल दे। अरे भाई, 7वीं 8वीं तक आते आते बच्चा सस्वर पाठ तो सीख ही जाएगा, क्योंकि अनुकरण व्यक्तिगत भी करेगा, वो सामूहिक भी बोलेगा, वो तो पढ़ने की जो झिझक है, संकोच है,
उच्चारणों में होने वाली त्रुटि वो तो दूर हो जाएगी। अब उसको मौन पाठ पर आप क्या दे दो, बल दे दो। ठीक है, पठन की जो आपकी गति किस पर निर्भर करेगा, मैंने आपको थोड़ा सा डेप्थ में कई बिंदुओं को समझाया था कि आप जब भी कोई पुस्तक देखते तो आपकी दृष्टि एक जगह जाके टिकती है, उसको दृष्टि बिंदु कहते हैं या दृष्टि केंद्र कहते हैं। आप एक साथ 15, 20, 25 शब्दों को स्कैन करते हैं, वो आपकी क्या दृष्टि परिधि कि उस बिंदु से इतनी परिधि तक के शब्दों को आपने स्कैन किया। अब जैसे ही वो पढ़ लिया आपने, आपकी दृष्टि अगले बिंदु पर टिक जाती है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, दृष्टि विराम। दृष्टि विराम जितना अधिक होगा उतनी ही आपकी क्या होगी, पठन की गति अधिक होगी। ठीक है, हाँ, सहस्वर पाठ में अपन प्राय 160 के आसपास 1 मिनट में शब्द बोल पाते हैं। क्यों? उससे ज्यादा यदि हम बोलेंगे तो फिर सामने वालों को समझ ना आएगा। ठीक है, फिर बाद में पठन की प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी। एक धीरे धीरे बोले, एक तेज तेज बोले। ठीक है, मौन पठन में अपन 230, 40, 50 तक अपनी गति पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एक बेकर नाम का अंग्रेजी विद्वान हुआ, उसने कहा कि मौन पठन में कई बार तो पुस्तक पढ़ी जाती है आनंद के लिए, और कई बार पुस्तक को निगल लिया जाता है। ठीक है भाई, आप जब गंभीर मौन पठन करते एक एक शब्द को पीते हुए, तो वो निगलना ही हो गया ना। वो कहते हैं ना, घोट पीगा, जैसे आपने पी रखा है वैसे ही आगे बढ़ो। पठन संबंधित त्रुटि व निराकरण, पठन में क्या त्रुटियां हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। पठन संबंधी त्रुटि व निराकरण क्या भैया? भाई मान लीजिए पठन संबंधी त्रुटि व निराकरण, क्या आपने उच्चारण ही गलत किया तो अर्थ भी गलत ही आत्मसात करेंगे। व्यंजन की जगह व्यजन बोला तो पंखा ही आएगा जी, समझे आप इस बात को। तो उच्चारण में त्रुटि हुई तो पठन गड़बड़ होगा, तो निराकरण क्या होगा, उच्चारण को शुद्ध कर लो। तो लिखो अशुद्ध उच्चारण, पहला बिंदु अशुद्ध उच्चारण। तो उसका सुधार भी क्या होगा, वो स्वतः ही समझ में आ जाएगा। उच्चारण को क्या करो, शुद्ध करो। दूसरा बिंदु क्या, अरे आप जब कोई विषय वस्तु पढ़ते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको बल देना होता है। किसी पंक्ति, जैसे मान लीजिए हम कविता पढ़ते हैं तो कई पंक्तियों को बल देकर के पढ़ते, तालियां वहीं बजती है। मतलब विशेष बिंदु पे आपको बल देना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं, बलाघात। और यदि आपने बल नहीं दिया तो अर्थ ग्रहण में क्या आएगी, बाधा। रोको मत, जाने दो। यदि आपने विराम चिन्ह का भी प्रयोग नहीं किया, रोको मत, जाने दो, अर्थ ही बदल जाएगा पूरा का पूरा। तो लिखो उपयुक्त बलाघात का अभाव, उपयुक्त बलाघात का अभाव, उपयुक्त बलाघात का अभाव। तो इसमें लिख लो, जिस शब्द या शब्दांश को, जिस शब्द या शब्दांश को, जिस शब्द या शब्दांश को अधिक महत्व देना होता है, अधिक महत्व देना होता है, उस पर अधिक बल देना चाहिए, उस पर अधिक बल देना चाहिए, उस पर अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग करना चाहिए। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया बोलते समय, उसका ध्यान नहीं रखा, तो भी गड़बड़ होगी। तो लिखो विराम, तीसरा विराम चिन्हों के अनुसार न पढ़ना, विराम चिन्हों के अनुसार न पढ़ना। विराम चिन्हों के अनुसार न पढ़ना। अगला देखिए, अरे भाई आप पढ़ते हैं तो आप में बोली में आरोह अवरोह भी होना चाहिए। कहां चढ़ाव है, कहां उतार है, ऐसे एकदम आप नीरस से बोलते जाएंगे तो आनंद ही नहीं आएगा। तो पठन में आरोह अवरोह का अभाव, पठन में आरोह अवरोह का अभाव, पठन में आरोह अवरोह का अभाव। अगला बिंदु लिखो, विचार तथा भाव ग्रहण करने में कठिनाई, विचार तथा भाव ग्रहण करने में कठिनाई, विचार तथा भाव ग्रहण करने में कठिनाई, विचार तथा भाव ग्रहण करने में कठिनाई। अब इसमें लिखिए, यदि विषय वस्तु के भाव व विचारों को
यदि विषय वस्तु के भाव व विचारों को यदि विषय वस्तु के भाव व विचारों को छात्र ग्रहण नहीं करेंगे, यदि विषय वस्तु के भाव व विचारों को छात्र ग्रहण नहीं करेंगे तो त्रुटियां होना स्वाभाविक है। तो त्रुटियां होना स्वाभाविक है। तो त्रुटियां होना स्वाभाविक है। ठीक है, ये आपका कौन सा कौशल हुआ जी? पठन कौशल। पूरे विस्तार के साथ हो गया। पढ़ना भी है, अर्थ भी ग्रहण करना है, भाव भी ग्रहण करना है। चित्रों को देख करके पढ़ना चित्र पठन, शब्दों को पढ़ना शब्द पठन, सामासिक शैली को पढ़ना शाब्दिक पठन, चिंतन मनन करना चिंतनात्मक पठन, कार्य कारण संबंध भी होंगे, और चित्रों को देख करके कल्पना शक्ति के माध्यम से कुछ पढ़ना, वो क्या है? सृजनात्मक पठन। चरण कितने होंगे? 4। पढ़ते ही जो मानसिक पटल पे बिंब बना वो प्रत्यभिज्ञान। अब आपने उस पर चिंतन मनन करके उसका अर्थ भाव ग्रहण किया, वो अर्थ ग्रहण हो गया। बाद में आपने उसका मूल्यांकन करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, फिर उसके जीवन मूल्यों आदर्शों को अपने व्यवहार में ढाला, वो अनुप्रयोग हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो बोलने वाला, एक चुप रहने वाला। बोले तो सब साथ बोल सकते हैं, अकेले बोल सकते हैं। चुप रहने में बहुत चुप रह करके गंभीरता के साथ पढ़े, एक फास्ट फास्ट पढ़ डाले। और ध्यान देना, मौन पठन में होठ भी नहीं हिलने चाहिए, अपने भीतर भी उच्चारण नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता, अपन चुपचाप पढ़ते तो हैं लेकिन मन ही मन उच्चारण करते हैं, उच्चारण खुद को सुनाई देता, वो भी नहीं होना चाहिए। केवल आंखें और मस्तिष्क, बीच में कोई भी बाधक नहीं होना चाहिए। तीसरी कक्षा से मौन पठन की शिक्षा देना आरंभ करेंगे। 6वीं तक आते आते सस्वर पाठ को कम करते जाएंगे, मौन पठन पे बल देते जाएंगे। माध्यमिक तक आते आते सस्वर को हटा देंगे और मौन पठन पर ही क्या देंगे? बल। आपका मौन पठन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। बच्चों को आपको इसकी कला सिखानी होगी, अन्यथा बच्चे भटक भी सकते हैं, टाइम वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, बाकी हमने इस कक्षा को देते हैं विश्राम। अगली कक्षा में हम अंतिम कौशल को देखेंगे, लेखन कौशल को। जय हिंद।